पैरेललोग्राम है तो ए वाई जब सी एक्स के पैरेलल है तो ए एक्स भी सी वाई के पैरेलल होगा, ठीक है। यही चीज़ हमको प्रूव करनी है, समझ गए, ठीक है। चलिए जी, एग्जाम्पल नंबर ये तो 11 था। इसके बाद अगला देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 इसमें नोट कीजिएगा, प्रूव दैट इन अ पैरेललोग्राम द बाइसेक्टर ऑफ prove that in a parallelogram the bisector of any two consecutive angles intersect at right angle राइट एंगल। तो देखिएगा, प्रूव दैट इन अ पैरेललोग्राम, हमारे पास कोई भी पैरेललोग्राम है आप बना लीजिए, जैसे हमने यहाँ पर एबीसीडी बनाया, द बाइसेक्टर ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। तो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स का मतलब क्या हो गया कि जो बराबर बराबर वाले एंगल्स हैं, जैसे ये एंगल ए और एंगल बी, जैसे एंगल बी और एंगल सी, जैसे एंगल सी और एंगल डी, मतलब ये दोनों तो क्या हो गए अपोजिट एंगल्स, और ये कौन से हो गए, इनको आप कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स या फिर कोइंटीरियर एंगल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि हमको देखना है कि इन दोनों का जो बाइसेक्टर्स हैं वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है, फिगर देखिएगा, ये पैरेललोग्राम बना दिया हमने ए बी सी और डी। मुझे क्या करना है, कोई दो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स लेने हैं, तो जो शुरुआत में दिखाई दे रहा है ए और बी, यही ले लो। ये हो गया ए का बाइसेक्टर, कोई भी ले सकते हैं, कोई भी। और माना कि ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पर, तो मुझे एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे टू प्रूव एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये चीज़ प्रूव करते हैं। तो हम इसमें ये कहेंगे सिंस, इसका प्रूफ देखिएगा क्या है, सिंस ABCD is a parallelogram। भाई देखिए ABCD पैरेललोग्राम है तो इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो आपस में पैरेलल जरूर होंगी, ठीक है। और जब पैरेलल होंगी फिर क्या होगा, हम ये कहेंगे कि ये वाली जो साइड है AD और ये वाली साइड जो BC है, ये दोनों पैरेलल होंगी। सिंस ABCD is a parallelogram, therefore AD is parallel to BC, तो AD BC के पैरेलल हो गई। एंड AB is behaving like a transversal and AB is behaving like a transversal। दो पैरेलल लाइंस को जो लाइन काटती है उसको हम ट्रांसवर्सल बोल देते हैं। AB is behaving like a transversal। तो देखिएगा क्या है कि यहाँ पर क्या हो गया, ये AD और ये BC, AD और BC दोनों की दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। और ये जो AB है ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है। तो अब आप ये देखिएगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो कोइंटीरियर एंगल हो गया, कोइंटीरियर एंगल। और कोइंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो मैं क्या बोलूँगा कि एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिखिएगा तो इंटीरियर एंगल्स
जिस बच्चे को ना समझ में आया दोबारा बता रहा हूँ कि जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, अब इस लाइन को ऐसे काटो ऐसे काटो ऐसे काटो, कैसे भी काटो, जितनी भी लाइंस है ना जो दो पैरेलल लाइंस को काट रही है सारी की सारी ट्रांसवर्सल है। ठीक है, हमने कहा ये बीच वाली भी नहीं चाहिए, ये वाली भी नहीं चाहिए, अब एक लाइन की बात कर लेते हैं इस तरीके से, इसको भी हटाओ और इसको भी हटाओ। ठीक है, और इसको ऐसे कर दो तो पैरेललोग्राम बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। अब मान लीजिए ये ऐसे एक्सटेंडेड होता तब तो हमें समझ में आता कि अच्छा ये वाला एंगल ये है और ये वाला एंगल, हाँ तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, ये इक्वल होते हैं। हमने कहा कि ये वाला, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ, तो दोनों साथ साथ वाले एंगल्स, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स, तो वही चीज़ है। ये AD और BC दोनों पैरेलल लाइन्स हैं, तो ये पूरा का पूरा एंगल और ये पूरा का पूरा एंगल ट्रांसवर्सल के एक ही साइड लाई कर रहे हैं दोनों एंगल, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री, तो इनको को इंटीरियर एंगल्स बोल देते हैं। उसके बाद आगे चले, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, उसके बाद देखिएगा नाउ इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल AOB, इन ट्राइंगल AOB, अब एक काम करेंगे भाई, इन्होंने क्या बोला कि एंगल ए का किसी भी दो कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स का बाइसेक्टर है ना, तो AO बाइसेक्टर हुआ ना, तो ये वाला जो एंगल है दिस इज एंगल A/2 और जो ये बचा ये भी एंगल A/2, मतलब एंगल का आ रहा, ऐसे ये जो बचा ये भी एंगल B/2, एंगल A/2 एंगल B/2, इस तरह से हो गया। बताइए क्लियर है? ठीक है, तो अब ट्राइंगल AOB में हम ये कहेंगे एंगल A/2 प्लस एंगल AOB प्लस एंगल B/2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं भाई? एंगल सम प्रॉपर्टी। भाई ट्राइंगल AOB है तो ट्राइंगल AOB में तो ये आधा एंगल ही तो आ रहा, बाइसेक्टर है ना, तो ये एंगल A/2 ये एंगल B/2 और ये हो गया एंगल AOB। मुझे AOB को ही 90 डिग्री प्रूव करना है, तो हो गया, समझ गए? अब एंगल AOB को इधर रहने दो और क्या करो, एंगल A/2 प्लस एंगल B/2, तो हमें मालूम है जब डिनोमिनेटर दोनों टर्म्स का सेम होता है तो न्यूमरेटर से एज इट इज ऐड हो जाता है ना, तो एंगल A/2 प्लस एंगल B/2 को ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल A प्लस एंगल B पूरे का अमाउंट में 2। मान लीजिए कहीं 7/2 और 5/2 लिखा है तो आप लिख देते हैं ना 7 प्लस 5/2, सीधा 12/2 हो जाता है, वही चीज़ है। एंगल A/2 प्लस एंगल B/2 तो आपने लिख दिया एंगल A प्लस एंगल B अपॉन 2 पूरे का अपॉन में 2, और एंगल A प्लस एंगल B हमने देख ही लिया 180 डिग्री है। ठीक है, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, ये जो मैंने ऊपर लिखा था ना इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, और ये हो गया एंगल AOB प्लस एंगल A प्लस एंगल B की वैल्यू लिखिए 180 डिग्री अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ रीजन जरूर लिखना है साइड में, आप लिख देंगे ऐसे ब्रैकेट लगाकर छोटा सा फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से आपने एंगल A प्लस एंगल B की वैल्यू यहाँ डाल दी, 290 से 180 डिग्री, तो इधर आया एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री इस तरफ है, प्लस 90 डिग्री उधर गया, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, एंगल AOB 180 माइनस 90 इज 90 डिग्री, एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है जी, हो गया। बस एक काम और कर दीजिएगा, मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ कि जब भी क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा तो वो बोल रहे हैं ना प्रूव दैट इन अ पैरेललोग्राम द बाइसेक्टर ऑफ एनी टू कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, तो आप लास्ट में लाइन लिख देंगे हेंस द बाइसेक्टर ऑफ एनी टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स, ये लाइन लिख देंगे। ये आदत अभी से डालना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ना आधे नंबर का स्टेटमेंट होता है, CBSE की जो मार्किंग स्कीम आती है उसके हिसाब से आधे नंबर का स्टेटमेंट होता है, तो लास्ट में ना स्टेटमेंट के स्कूल के टीचर दे देंगे नंबर, स्कूल का टीचर आपने एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री लिखा वो नंबर पूरे दे देंगे, लेकिन आदत डालना शुरू करो थोड़ा थोड़ा। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल 12 के बाद एग्जाम्पल नंबर 13। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 13 पर ना स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि इसकी ना फिगर नहीं बना पाते जनरली बच्चे, तो वो आपको बनानी है ध्यान से। जैसे आपका एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में टेस्ट पेपर बनाते हैं, 9th क्लास के टीचर्स के सामने, 10th में नहीं आती है प्रॉब्लम, 9th क्लास के टीचर्स को एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है,
ठीक है, अब उसको सोचना आप भी, फिर आपको लगेगा कि किस क्वेश्चन के आने के चांसेस ज़्यादा और किसके कम होते हैं। तो क्या होता है कि 9th क्लास में क्वाड्रिलेटरल वाला चैप्टर है, हीरोन्स फार्मूला है, आपका ट्राइंगल्स है, और अभी एक चैप्टर आएगा सर्कल्स, है ना। सर्कल्स में बहुत सारी थ्योरम्स हैं, तो इसमें ना डायग्राम बनाने होता है। अगर पेपर में टीचर क्वेश्चन देता है तो उसको डायग्राम बनाने होते हैं। अभी डायग्राम बनाने के लिए टीचर को पेंट में काम करना आना चाहिए, समझ रहे भाई। MS ऑफिस जो है, MS ऑफिस में जो MS वर्ड है उस पर ठक 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 टाइप तो कोई भी कर लेगा, बच्चा भी कर लेता है टाइप। MS वर्ड पर तो काम सब कर लेते हैं, लेकिन पेंट में काम हर किसी को करना नहीं आता। किसी ने पता चला वो माउस को दबाकर खींचा और वो सर्कल नहीं बना पा रहा है ठीक से, कोई पैरेललोग्राम, किसी को शेप्स इंसर्ट करनी नहीं आती है कि मैं इसको इंसर्ट कैसे करूँ, और अगर शेप इंसर्ट करनी आ गई तो एंगल का साइन कैसे इंसर्ट करना है, वो मतलब कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न रहता है। तो टीचर कैसा क्वेश्चन देना पसंद करेंगे जिसमें कुछ फिगर विगर ना बनानी पड़े, ठीक है। अच्छा, कुछ टीचर्स क्या करते हैं कि वो टाइप कर लेते हैं, टाइप करने के बाद बीइंग अ टीचर बता रहा हूँ मैं आपको, ये आपने ऐसी चीज़ सोची नहीं है इसलिए बता रहा हूँ। कुछ टीचर्स क्या करते हैं कि क्वेश्चन टाइप कर लिया कि प्रूव दैट दिस 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 दिस, ये लिख दिया, और उसके बाद में ना थोड़ा सा स्पेस खाली छोड़ देते हैं। फिर एक प्रिंट आउट निकाल कर उस पर बड़ी सफाई से खुद हाथ से पेन से वो डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके बाद उसके प्रिंट आउट्स निकलवाएंगे, ठीक है। अगेन मेहनत वाला काम है। तो ज़्यादा आसान क्या है कि द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल, प्रूव इट, टेंशन खत्म। बच्चा अपने आप डायग्राम बनाएगा, अपने आप समझेगा, अपने आप प्रूव करेगा, समझ गए। क्योंकि फिगर बनाने में टीचर के सर में होता है दर्द, ठीक है। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कोऑर्डिनेटर को दिखाना पड़ता है पेपर, और कई बार ऐसा हो जाता है कि जो प्रिंसिपल है, पता चला प्रिंसिपल भी मैथ्स सब्जेक्ट है, प्रिंसिपल का भी, प्रिंसिपल ने कह दिया क्या पेपर बनाया, दोबारा बनाओ। अभी टीचर का दिमाग खराब एकदम, देखेगा भाई 2 घंटे में बना के आया हूँ पेपर, तुमने तो बोल दिया दोबारा बनाओ, अभी फिर कौन बैठेगा। तो फिर वो क्या करते हैं भाई, एक सिंगल लाइनर क्वेश्चन होने चाहिए, और 3 नंबर या 4 नंबर जो भी मार्क्स का है वो दे देते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। बच्चे इतने स्मार्ट हैं कि अगर मान लीजिए कि बस में बच्चे जा रहे हैं साथ में, तो कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं कि अभी 9th क्लास में ना, वो 10th वाली दीदी, वो पेपर आपका हुआ है, वो पेपर दे दो, है ना, अच्छा मैं फ़ोटो लेकर आपको कल लौटा दूँगा, है ना, प्लीज़ वो दे दो। तो वो इतने स्मार्ट हैं, उनको पता है कि अगले साल भी टीचर का फोल्डर बना रखा होगा, वो फोल्डर में से कॉपी पेस्ट मारेगा, सेम पेपर निकाल कर दे देगा, या 1-2 क्वेश्चन चेंज करेगा। तो बच्चे इतना भी दिमाग रखते हैं, तो हर बार उनको पेपर भी चेंज करना पड़ता है। अरे ज़्यादातर और ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि जब मैं ये नया टीचर बना था तो मैं कॉलेज में अपना ऐसे ही बना देता था पेपर। तो एक बच्चे ने बोल दिया, 2-3 साल हो गए पढ़ाते हुए, एक बच्चा बोला सर पिछले सेमेस्टर में भी यही पेपर दिया था ना आपने। ये मेरा दिमाग की घंटी बजी, मैंने कहा ये तो बच्चे शेयर कर रहे हैं आपस में पेपर। तभी समझ में आया, मैंने कहा डफर से डफर बच्चे के भी नंबर इतने बढ़िया क्यों आ रहे हैं। तो फिर मेरे को लगा, मैंने कहा हाँ भाई ये चीज़ तो है। तो धीरे धीरे आदमी जो है अपनी गलतियों से सीखता है। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन आपको दिखाई दे कि जिस क्वेश्चन में मेहनत कम है पेपर बनाने वाले को, तो वही वो क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, खासतौर पर ज्योमेट्री में। और 9th में ये प्रॉब्लम ज़्यादा क्यों है, क्योंकि 10th में नहीं है इतना ये सब कुछ, ये थ्योरम व्योरम 9th में ही है बस, 10th में नहीं है। 10th 9th से ईजी है, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। 10th वाला बच्चा आपको स्ट्रेस में दिखाई नहीं देगा, 9th वाला स्ट्रेस में दिखाई देगा, चाहे साइंस उठा लो चाहे मैथ्स उठा लो। तो चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल नंबर 13, द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। नहीं 9th के पढ़ने वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, पढ़ने वाले को होता है स्ट्रेस, नहीं पढ़ने वाले को नहीं होता। द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ पैरेललोग्राम the angle bisectors of a parallelogram form a rectangle. ठीक है, खत्म हो गया क्वेश्चन, प्रूव इट। रेक्टेंगल की डेफिनेशन याद करिए कि अगर कोई भी ऐसा पैरेललोग्राम है, कोई भी ऐसा पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो गया, तो भाई बाकी सारे एंगल्स अपने आप 90 डिग्री हो जाएंगे। किसी भी पैरेललोग्राम के एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर दो, देन इट इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, ये होता है। फिगर इसकी कैसे बनाएंगे वो देखिएगा, फिगर पहले देख लेना मैं कैसे बना रहा हूँ, उसके बाद बनाना, गलती मत करना।
क्योंकि फिगर में पता नहीं क्या बना देते हैं बच्चे बीच में। ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम हो गया। अब क्या करना है हमको, एंगल ए का बाइसेक्टर बनाना है, ठीक है। तो एंगल ए का बाइसेक्टर दिखना चाहिए कि हाँ एंगल, अगर आप बना रहे हैं ना प्रॉपरली, तो आपको जो पेपर जो मिलता है जिस पर आप प्रैक्टिस भी करते हैं घर में भी और स्कूल में भी जो एग्जाम में मिलता है, तो उसमें लाइन वाला पेपर होता है। तो एक लाइन इधर और दो लाइन छोड़कर इधर बना लो फटाफट स्केल से, तो पैरेललोग्राम बनाना बड़ा आसान है। बस इतना करना कि जो इधर वाली लाइन और इधर वाली लाइन है उसका लेंथ सेम रखना, ठीक है। अगर ये आपने 5 सेंटीमीटर की बनाई है और थोड़े से गैप के साथ ये भी 5 सेंटीमीटर की लाइन के ऊपर ही थोड़ा डार्क करके बना दीजिए और फिर दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, परफेक्ट पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक है। तो क्योंकि वो पैरेलल लाइन्स ही होती है, ये जो है ये सब पैरेलल लाइन्स है, तो पैरेललोग्राम बने हुए हैं इसमें सारे पैरेललोग्राम हैं। अब जरा देखिए, अब आपको चाहे तो प्रोटेक्टर की हेल्प ले लेना, चाहे अंदाजे से कर लेना कि हाँ ये आधा आधा दिखाई दे, भाई दिख रहा है ना लगभग लगभग आधा आधा, ऐसे करा। अब इसका आधा ये, तो ये हो गया ऐसे। तो कई चैंपियन क्या करते हैं ना, ए से सी को सीधा ज्वाइन कर देते हैं, सर रेक्टेंगल यहाँ कहाँ बनेगा, ये तो डायगोनल बन गया सीधा, वैसा नहीं होता। एंगल के बाइसेक्टर की बात करी जा रही है, ठीक है। कई चैंपियन से स्केल से भी सीधी लाइन नहीं खींचती है, तो स्केल से भी टेढ़ी खींच देते हैं, तो ध्यान से। अब जरा देखिएगा 1 मिनट, हाँ जी। तो ये क्या हो गया एंगल ए का बाइसेक्टर, ये क्या हो गया एंगल सी का बाइसेक्टर। अब भाई इनके बाइसेक्टर्स बनाने हैं, एंगल डी का बाइसेक्टर, तो ध्यान से ये हाँ ऐसे गया। अब एंगल बी का बाइसेक्टर, ये ठीक है। अभी देख लो हो गई ना थोड़ी सी गड़बड़, लग नहीं रहा, देखने पे भी वो रेक्टेंगल जैसा लगना चाहिए। ठीक है, पेंसिल से बनाएंगे और फिर क्या करेंगे कि ये जो एक्स्ट्रा वाला जो पोर्शन है इसको मिटा देंगे ऐसे। तो डायग्राम इसका ये है। अब क्या करना है हमको, इसकी नेमिंग कर दीजिए, इसको बोल दीजिए P, इसको बोल दीजिए Q, ये R और ये S। सही है। हाँ भाई, क्या क्या लगाएंगे लॉजिक, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन वाला ही लॉजिक लगेगा, सोचो क्या लगाओगे। बताओ बताओ, एक मिनट, हाँ कर दोगे, सही जगह जा रहा है दिमाग। देखिए क्या है आपको, क्या क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यहाँ पर अब इस तरीके से देखिए कि भाई ये बाइसेक्टर है और ये जो ए पी बी है ना, ये एक ट्रायंगल बन गया, और ट्रायंगल ऐसे ही तो बन रहा है भाई, बाइसेक्टर है तो ये एंगल क्या हो गया, ए बाई 2, ये एंगल क्या हो गया एंगल बी बाई 2। तो आप समझ ही गए होंगे ये 90 डिग्री हो जाएगा। हाँ लिख दो, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब वो कहानी नहीं लिख रहा हूँ मैं इतनी कि ये इसके पैरेलल है, ये वो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। साइड में बस इतना लिखिए, कोई इंटीरियर एंगल, कोई इंटीरियर एंगल्स, और इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन ट्रायंगल ABB, अब ट्रायंगल ABB की बात करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा एंगल A बाई 2 प्लस एंगल ABB प्लस एंगल B बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल APB
a/2 प्लस b/2, तो एंगल a प्लस b/2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल a प्लस एंगल b 180 डिग्री है, एंगल ABB इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ABB इज इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, ये a/2 था, तो ये जो बराबर वाला है ये भी तो a/2 होगा, और इसी तरह से ये बराबर वाला ये क्या होगा, एंगल b/2, ये एंगल c/2, ये भी एंगल c/2, ये एंगल d/2, ये भी एंगल d/2, ये हो गया। ठीक है जी, तो ये 90 डिग्री हो गया ये। उसके बाद क्या करेंगे, हम ऊपर वाले ट्रायंगल में आ जाइए, एंगल DQC, ट्रायंगल DQC। ट्रायंगल DQC, अब ये जो ट्रायंगल DQC है इसमें अगेन वही एंगल d/2 प्लस एंगल c/2 प्लस एंगल DQC इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल D प्लस एंगल c/2 और एंगल D प्लस एंगल C कितना हो गया, ये पूरा एंगल D और ये पूरा एंगल C, दोनों का सम, इसका भी तो 180 डिग्री होगा, ये भी तो कोई इंटीरियर एंगल्स है। रीजन में लिख देना, बिकॉज एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी कोई इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, एंगल DQC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, दो एंगल तो 90 डिग्री हो गए। अब तीसरा एंगल इन ट्रायंगल DSA, ट्रायंगल DSA, तो DSA ट्रायंगल में देखिए, यहाँ पर एंगल d/2, यहाँ पर एंगल a/2, और ये है एंगल DSA। एंगल d/2 प्लस एंगल a/2 प्लस एंगल DSA इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ये हो गया एंगल D प्लस एंगल A अपॉन 2 प्लस एंगल DSA इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जरा फिर से देखिए, ये एंगल D, पूरा एंगल D और ये पूरा एंगल A, ये भी तो कोइंटीरियर एंगल्स हो गए, बराबर बराबर वाले एंगल्स। तो ये कितना हो गया, ये भी 180 डिग्री। एंगल DSA इज इक्वल टू 180 माइनस 90, ये हो गया 90। एंगल DSA इज इक्वल टू 90 डिग्री।
अब आप ये देख लीजिए कि एंगल डी एस से 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री कौन सा वाला हुआ, एकदम ये वाला हुआ ना 90 डिग्री। तो ये क्या बन गए दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो ये 90 है तो उनका ये भी 90 हो गया, सही है। एस तो एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू एंगल डी एस ए, इक्वल टू 90 डिग्री। ये वर्टिकली अपोजिट समझ में आ गया सबको? अरे बोलो भाई। चलिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 3 एंगल अगर 90 डिग्री के आ गए तो चौथा तो 90 का ही होगा बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। 90 प्लस 90 प्लस 90 कितना हो गया 270, और ये वाला एंगल आर है तो 360 माइनस 270 ये भी तो 90 होगा। तो लिखिए इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस एंगल पी प्लस एंगल एस प्लस एंगल क्यू, एंगल पी प्लस एंगल एस प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी होती है कि चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। आपको बस एंगल सम प्रॉपर्टी लिख देना, एंगल पी भी 90 डिग्री, एंगल एस भी 90 डिग्री और एंगल क्यू भी 90 डिग्री प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 360 डिग्री। साथ में रीजन जरूर लिखेंगे। एंगल पी ये 90 डिग्री लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, कॉमा एंगल एस 90 डिग्री, एंगल एस 90 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 4, कॉमा 4 एंड एंगल क्यू 90 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 3। Since all angles of quadrilateral PQRS are right angles, so it is a rectangle. So it is a rectangle. समझ गए? ठीक। एक और देखिए क्वेश्चन 14, P and Q are points on ये मिटा दूँ नोट कर लिया सबने? Example 14 देखिए, P and Q are points on opposite sides
points on opposite sides AD and BC of a parallelogram ABCD. Of a parallelogram ABCD. Such that PQ passes through the point of intersection O of its diagonals AC and BD. Of its diagonals AC and BD. Full stop. Show that PQ is bisected at O. So that PQ is bisected at O. एक पैरेललोग्राम बना लीजिए ABCD. इधर बनाकर ही समझ में आएगा कि पूछ क्या रही है. P and Q are points on opposite sides AD and BC of a parallelogram ABCD such that PQ passes through the point of intersection of O of its diagonals AC and BD. तो काफी लंबा सेंटेंस है. पहले पैरेललोग्राम ही बना लीजिए. उसके बाद देखेंगे क्या प्रूव करना है. पैरेललोग्राम हो गया A, B, C, D. तो P and Q are points on opposite sides AD and BC. तो AD पर कोई पॉइंट है P. चलिए यहाँ पर P हो गया. मिड पॉइंट है क्या है वो नहीं दे रखा. कोई भी पॉइंट है तो P ले लियो. ठीक है. तो P and Q are points on opposite sides AD and BC. तो AD और BC पर चलिए मान लीजिए Q है यहाँ पर. Such that PQ passes through the point of intersection O of its diagonals AC and BD. तो भाई AC, BD, तो ये जो PQ है अगर इसको ज्वाइन करेंगे तो ये है कि भाई ये इसका डायगोनल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो गया. है ना. मैं इतना ठीक से बना नहीं पाया इसको. बनाना ये हो गया जी. बताइए अभी क्लियर है क्वेश्चन. अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं. शो दैट PQ इज बाइसेक्टेड एट O. यानी कि मेरे को प्रूव करना है कि ये जो PO है और QO है ये इक्वल है. समझ गए. शो दैट PQ इज बाइसेक्टेड एट O. तो मेरे को ये शो करना है कि ये बाइसेक्ट हो रहा है ऊपर. यानी कि PO और QO इक्वल है. यहाँ लिखेंगे is equal to QO. ठीक है. कैसे करेंगे बताइएगा. दो ट्रायंगल को कॉर्नर बस. और क्या. चलिए जी. इन ट्रायंगल OPD, triangle OPD and triangle OQB. आप कहोगे ये वाला क्यों नहीं. ये इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन यहाँ भी जा रही है, इसमें भी जा रही है, और ये स्ट्रेट लाइन इसमें भी जा रही है. ठीक है. तो इन ट्रायंगल OPD नहीं समझे क्या कह रहा था. देखो जब हम इधर वाला ट्रायंगल ले रहे हैं ना OPD, तो मैं ये वाला ट्रायंगल नहीं ले सकता. उसका रीज़न ये है कि ये वाली लाइन देखिएगा OPD की, ये वाली लाइन कहाँ तक जा रही है OQ तक जा रही है. ठीक है.
फिर इसी तरीके से OPD में ही आइए, ये जो OD वाली लाइन है ये कहाँ जा रही है, यहाँ तक जा रही है। तो अगर मैं ये ट्राई कर लूँगा तो ये एक अलग लाइन आ गई और इससे हमको नुकसान होगा। फ़ायदा यहाँ पर क्या होगा कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ गए? ठीक है, तो ज़रा चलते हैं आगे। ट्राइंगल OPD एंड ट्राइंगल OQD, ट्राइंगल OPD और ट्राइंगल OQD, ये दो ट्राइंगल ले लिए। तो भाई पहले तो एक काम करिए, ये लिखिए DO इज इक्वल टू BO। बताओ जरा क्यों? Diagonals of a parallelogram bisect each other. DO is equal to BO, इसका मतलब डायगोनल्स क्योंकि एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो भाई ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। उसके बाद एंगल DOP is equal to एंगल BOQ। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है जी, और बताओ और सर कौन सा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। लिखिए एंगल PDO is equal to एंगल OBQ। गुड इवनिंग। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये दरवाजा कौन बंद करेगा भाई? हाँ, ये देखना जरा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो क्या हो गया? एंगल साइड एंगल है ना, बीच की साइड और इधर उधर वाले दोनों एंगल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे भाई? ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया भाई, ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया द ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया हमारा ये दो एंगल्स हैं और एक साइड है। तो जब दो एंगल्स दे रखे हैं तो मेजॉरिटी में एंगल्स हो गए ना, साइड तो बेचारी अकेली पड़ गई। तो एंगल को लेते हैं, इसका एंगल O और इसका एंगल O, तो इधर लिखो O और इधर लिखो O। इसका एंगल D और इसका एंगल B, तो इधर लिखो D। तो D कहाँ लिख रहा हूँ? O से पहले, तो उसका B था तो B को भी फिर O से पहले लिखूंगा। ये हो गया। दोबारा समझ लीजिए, मेजॉरिटी में एंगल्स हैं, कहीं सीक्वेंस हमसे गलत ना हो जाए, इसलिए कर रहा हूँ ये काम कि इसका एंगल O और इसका एंगल O इक्वल है, तो पहले मैंने इधर भी O लिख दिया, उधर भी O लिख दिया। फिर इसका एंगल D और इसका B इक्वल है, तो इस तरफ D लिखूंगा, उस तरफ B लिखूंगा। तो D इससे पहले लिखा है O से, तो B भी O से पहले ही लिखेंगे। अब बचा हुआ अल्फ़ाबेट कौन सा है? OPD, तो D और O लिख दिया, D और O लिख दिया, P बचा है। अब आपकी मर्जी, P को बाद में लिखो या पहले लिखो, चलो बाद में लिख दिया। ठीक है, तो जो उसका बचा हुआ अल्फ़ाबेट है उसको भी बाद में लिखेंगे, सबसे बाद में। तो इसमें क्या क्या लिखा था? B और O लिख दिया, तो Q बचा हुआ है, तो Q को बाद में लिख दो। आपकी मर्जी, आपको अगर मुझे तो Q बीच में लिखना है तो फिर इसका भी P बीच में लिखोगे। Q को सबसे पहले, P को सबसे पहले लिखना है तो Q को सबसे पहले लिखोगे। ट्राइंगल का साइन इधर भी लगाओ, इधर भी लगाओ, बीच में कॉन्ग्रुएंसी। ये थोड़ी करना था प्रूफ, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया।
अब PO इज इक्वल टू QO, ये प्रूव करना था। तो इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट देखो क्या है, OP, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट है OQ। इट इम्प्लाइज दैट OP इज इक्वल टू OQ। ICPC बताइए जी, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए जी आज इतना ही करते हैं, बाकी कल करेंगे।